स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 एंड 6। स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 के पहले 4 में हमने एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा था फिशर रिप्रेजेंटेशन में, जो कि कायरल सेंटर का एग्जांपल था। उसका एक पॉइंट हमने मिस किया था कि उसके जो केस 1 और केस 2 में जो हमने एग्जांपल देखा था, तो केस 1 में क्या होता है, जो एस आता है उसका रिप्रेजेंटेशन, और वहीं वो क्या आता है केस 2 में आर आता है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि ये दोनों आपस में इनेंशियोमर हैं, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल में था वो वर्टिकल में आ गया है, और जो वर्टिकल में था वो हॉरिजॉन्टल में चला गया है फर्स्ट केस और फर्स्ट केस 2 में। तो हम समझ सकते हैं कि हमने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आपस में चेंज करने के लिए मना किया था, नॉट अलाउड किया था, वो क्यों होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमने किसके अलॉन्ग देख लिया था, कायरल सेंटर के अलॉन्ग। अब हम कायरल एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये देखने के लिए, कायरल एक्सिस देखने के लिए मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव होना ही चाहिए। सेकेंड चीज़, उसको वेज डेस मस्ट डिफाइन होना चाहिए। वेज डेस अगर नहीं दिया है तो भी निकाल नहीं सकते, और अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तब भी हम उसको नहीं निकाल सकते। इसको हम एलियंस स्पायरो प्लस डबल बॉन्ड, जिसे एल्काडाइन कहते हैं, या फिर हम नेक्स्ट एडिमेंटन और बाईफिनाइल्स में निकालेंगे। ये सब कायरल एक्सिस से निकलते हैं। एलियंस में अगर डबल बॉन्ड हो, हम सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक हम जो निकालने वाले हैं कायरल एक्सिस में मेनली सेंटर नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम एक्सिस से निकालते हैं। एक्सिस ऐसा होता है मतलब कि एक सेंटर में, कार्बन सेंटर में दो ग्रुप तो जुड़े हुए हैं जो डिफरेंट है, लेकिन उसके आगे अगर जाए हम तो क्या होता है कि वो आगे डबल बॉन्ड या फिर स्पाइरो रिंग या किसी भी से भी जुड़ा हुआ रहता है, और उसमें कॉमन कार्बन आ जाता है। हमने देखा था इसके पहले सेंटर में कि अगर कॉमन कार्बन आ जाता है कायरल सेंटर वाले में, तो उसके आगे उसकी जो होती है क्या, प्रायोरिटी हम डिसाइड नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर फिर भी कॉमन कार्बन आने के बाद भी हम इसका प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ये मेन कायरल सेंटर और कायरल एक्सिस में डिफरेंस आएगा। तो हम अगर एलियंस की बात करें तो एलियंस में क्या होता है, इवन नंबर होता है। अगर डबल बॉन्ड तो इसमें टर्मिनल वैलेंसी परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम आर एस रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कभी भी ऑड नंबर में हो तो उसमें हम कभी भी टर्मिनल वैलेंसी प्लेनर हो तो कभी भी हम इसको आर एस रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ऑड नंबर वाले का ई जेड या सिस ट्रांस ही रिप्रेजेंट करते हैं। एलियंस जो होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और उसमें एक साइड कम से कम वेज डेस रिप्रेजेंट रहना चाहिए। और हम जानते हैं कि एलियंस में अगर इवन नंबर में है तो उसकी एक साइड अगर सेम एटम आ जाता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाता है, जिससे मॉलिक्यूल एक आयल हो जाता है। इसलिए उसके दोनों साइड क्या होना चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जुड़े रहना चाहिए इसके टर्मिनल में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके प्लेनर साइड से एक कायरल एक्सिस लगाना है। अब प्लेनर साइड से कायरल एक्सिस लगाने के बाद अब उसको प्रायोरिटी देना है। कायरल साइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अब कायरल साइड में जो ज़्यादा प्रीवियर है उसको 1, और जो लेस प्रायोरिटी में है उसको 2। अब उसके बाद हम वेज डेस वाले को प्रायोरिटी देंगे 3rd और 4th। फिर अगर 4th जो है वेज में है तो आर एस रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है 1 2 3 का, तो आर ना होकर के एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4th है वो वेज में है। अगर 4th डैश में रहता तो यही आर हुआ रहता, तो वो सेम वेज डैश वाला रूल लगा देंगे इसके बाद। अब हम स्पायरो कंपाउंड में देखें तो ये भी क्या होता है, इवन नंबर ऑफ मेंबर्ड रिंग में निकलता है, जो कि मस्ट ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और इसमें भी आर वेज डैश रिप्रेजेंट रहना चाहिए। कभी भी इवन के साथ ऑड नंबर का रिंग है तो कभी भी उसमें आर एस नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो हम एक कायरल सेंटर ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल प्रेजेंट नहीं रहता है और लास्ट में बॉन्ड रहता है। उसके 3rd मेंबर रिंग अगर 4th मेंबर से जुड़ा हुआ है तो एक साइड तो टर्मिनल होगा, एक साइड बॉन्ड होगा, और 3rd मेंबर में एक कायरल कार्बन होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है, 2 कार्बन कायरल होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और टर्मिनल न होने के कारण दोनों साइड, तो इसमें हम एक कायरल एक्सिस लगा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि एक कॉमन कार्बन आ जाता है इसमें, जिससे कि अब कॉमन कार्बन आने के बाद प्रायोरिटी तो दोनों की बराबर हो जाती है। तो इसमें जो पहला जो टर्मिनल है वो कायरल भी नहीं रह जाता है, कायरल सेंटर नहीं बना पाता है ना, कायरल एक्सिस नहीं बना पाता है। जबकि 3rd मेंबर का रिंग जो है, जो और रिंग है, उसमें 2 जगह ऐसे होते हैं जहाँ कायरल सेंटर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सेम हम एलियंस की तरह स्पायरो रिंग में भी क्या करेंगे,
टर्मिनल वैलेंसी परपेंडिकुलर रहेगा इवन रिंग का, तभी आर डिफाइन कर पाएंगे। और इसमें वेज डैश रिप्रेजेंट रहना चाहिए। तो स्पैरो में हम क्या करेंगे, प्लेनर साइड से एक्सिस लगाएंगे, उसके बाद प्लेनर साइड को हम प्रायोरिटी नंबर देंगे और उसके बाद फिर वेज डैश को प्रायोरिटी नंबर देंगे। प्लेनर साइड को पहले फर्स्ट एंड 2 को देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही सेम एलियंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उसका नंबरिंग होगा। उसके बाद वेज डैश रूल लगाकर अगर फोर्थ में डैश है और साइक्लिक मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो डैश में अगर 4 है तो ये आर होगा। और अगर 2 ऑड मेंबर ऑफ रिंग भी अगर आपस में स्पैरो बनाते हैं तो उनमें भी कायरल एक्सिस नहीं पास नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पर भी हम कौन सा लगाएंगे, कायरल सेंटर वाला निकालेंगे। अगर एक ऑड है और एक इवन है तब भी हम वहाँ पर कायरल सेंटर ही देखेंगे, ना कि कायरल एक्सिस। अगर हमने जो डिस्कस किया है, एलियंस में एक साइड के टर्मिनल में डिफरेंट एटम होना चाहिए, वरना क्या आ जाता है, पैराडाइन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। अगर उसमें कायरल मॉलिक्यूल अगर दूसरे टर्मिनल पे जुड़ा हुआ भी हो, फिर भी हम उसको जितना उस कायरल मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी को देखेंगे तो वो क्या होगा, प्लेनर होगा। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया जा सकता है उस एक सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ करके। तो इस कारण यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो अब्सेंट है, पर फिर भी उसको छोड़कर अगर देखा जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया जा सकता है। और हम कैसे इसको प्रायोरिटी देंगे, 1 और 2 प्रायोरिटी दे भी नहीं सकते प्लेनर साइड को अगर सेप सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, या फिर 3 या 4 नहीं दे सकते अलग अलग, तो हम यहाँ पर कायरल एक्सिस नहीं लगा पाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट अलग होने ही चाहिए, टर्मिनल में जुड़े सब्स्टिट्यूएंट अलग होने ही चाहिए। अगर डबल बॉन्डेड एलियंस को देखें और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या जुड़े हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, और एक sp3 हाइब्रिड है जिसके चारों सेंटर अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ कायरल सेंटर भी प्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पर कायरल एक्सिस भी प्रेजेंट होगा। तो हम RS निकालेंगे। अगर दोनों का रिजल्ट क्या हो जाता है, S आ जाता है, तो हम एक को SA से रिप्रेजेंट करेंगे जो एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और जो सेंटर के अलॉन्ग होगा उसको तो S ही नॉर्मल प्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही R और S आ गए तो जो एक्सिस अगर A से रिप्रेजेंट करेंगे RA, और सेंटर को तो नॉर्मली S या R से रिप्रेजेंट करते ही हैं। जो कॉमन कार्बन वाला टर्म हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो यही है। अभी जो 4th एग्जांपल हम देख रहे हैं उसमें है कि अगर ऑड नंबर रिंग इवन नंबर रिंग से जुड़ा है तो उसमें एक कॉमन कार्बन आ जाएगा जिसे हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम एक कायरल एक्सिस भी नहीं लगा पाएंगे। और जो टर्मिनल है इवन नंबर रिंग का वो भी कायरल सेंटर नहीं रह जाएगा। कायरल एक्सिस तो लगा ही नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें कायरल सेंटर भी नहीं रह जाएगा। C4H8 है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालिए, ऐसा पूछता है कि विदाउट इंक्लूडिंग स्टीरियो, और सेकंड पूछता है इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालना पड़ता है। सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के लिए क्या करते हैं, कार्बन +1 लिखते हैं माइनस उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2 लिखते हैं। कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। इसमें कार्बन +1 ये अलग से है और हाइड्रोजन हैलोजन और नाइट्रोजन जो है एक साथ है। तो हाइड्रोजनों की संख्या हैलोजनों की संख्या को जोड़कर और नाइट्रोजनों की संख्या को माइनस करके 2 से डिवाइड किया जाता है, जिसको कार्बन से +1 करके जितना वैल्यू आया रहता है उसको उतना घटा दिया जाता है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जैसे 4 + 1 कार्बन है और इधर आया 8, क्या हाइड्रोजन संख्या 8 है बाई 2, तो 4 + 1 5 - 4 आया तो 1 होगा। तो ये 1 क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 रिंग हो सकता है या 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इसके आधार पर हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें से जितना भी स्ट्रक्चर विदाउट स्टीरियो आएंगे हम उनको उतने नंबर को विदाउट इंक्लूडिंग स्टीरियो बता देंगे। जो लास्ट इसमें से 5 विदाउट स्टीरियो आ गया, लेकिन एक ऐसा आता है जो स्टीरियो भी जनरेट करता है, मतलब कि 6 ट्रांस स्टीरियो जनरेट कर रहा है, तो विथ स्टीरियो 6 हो गया, विदाउट स्टीरियो 5 हो गया। ये अपने प्रैक्टिस के ऊपर है और बनाने के आइडियाज़ के ऊपर है कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं हम। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 आ गया तो 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। हमने जो एलियंस और डबल रिंग का स्टडी किया जिसमें RS निकाला जा सकता था, दोनों इवन नंबर पे थे। वैसे ही अगर रिंग और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दोनों इवन नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि हमने अभी देखा है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस में एक डबल बॉन्ड को एक रिंग के बराबर मान रहा है, तो हम दोनों को एक साथ जोड़कर भी
आर एस निकाल सकते हैं। लेकिन देखने वाली डिफरेंस ये है कि अगर हमने डबल बॉन्ड को दो ठो लिया था तो एक डबल बॉन्ड पैरेलल और दूसरा डबल बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर आ जा रहा था। वैसे ही रिंग को भी लिया था तो रिंग के आर्म्स अगर पैरेलल परपेंडिकुलर आ जा रहे थे, मतलब रिंग प्लेनर या परपेंडिकुलर आ जा रहा था, वैसे ही डबल बॉन्ड भी प्लेनर और परपेंडिकुलर आ जा रहे थे। पर डबल बॉन्ड और रिंग को अगर लिया जाए तो ऐसा नहीं होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, सब कुछ डबल बॉन्ड वाले टर्मिनल पे देखा जा सकता है कि अगर डबल बॉन्ड वाले टर्मिनल को हमने वेज डेस में ले लिया है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, तो वो जो रिंग भी है वो भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से ऐसा ही होता है, क्योंकि वो sp2 कार्बन सेंटर है। इससे पहले क्या हो रहा था कि sp2 कार्बन से sp2 कार्बन सेंटर जुड़ रहा था, तो वहाँ वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर और प्लेनर के हिसाब से मेंटेन कर ले रहे थे। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड जो है sp3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो sp3 कार्बन से जुड़ने के कारण क्या करेगा, sp3 कार्बन से जुड़ने के कारण क्या करेगा, खुद जिस प्लेन में रहेगा उसी प्लेन में sp3 कार्बन को रखेगा। मतलब कि उस रिंग के कार्बन को अगर ये खुद परपेंडिकुलर में है तो उसको भी परपेंडिकुलर में रखेगा, अगर ये खुद प्लेनर है तो उसको भी प्लेनर रखेगा। तो अभी हमने जो एग्जांपल स्टडी किया है तो परपेंडिकुलर लेके स्टडी किया है, तो फिर उसके सबसे लास्ट वाला टर्मिनल इवन रिंग का वो भी क्या हो जाएगा, प्लेनर आ जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनल परपेंडिकुलर होते हुए आ रहा था। sp3 कार्बन का रिंग का अगर आर्म्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जनरल सी बात है कि sp3 कार्बन होने के कारण वहाँ से अगर ये अभी तक परपेंडिकुलर आता तो आगे का प्लेनर होगा। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड प्लेनर हो गया तो वो रिंग को भी प्लेनर रखेगा और उसके रिंग वाले टर्मिनल को वो परपेंडिकुलर कर देगा। तो जहाँ पर से प्लेनर होगा, जो हमको क्वेश्चन में दर्शाया रहेगा प्लेनर परपेंडिकुलर, तो प्लेनर से हम लगाएंगे क्या, जैसे कि एग्जांपल में हम डबल बॉन्ड साइड से हम प्लेनर को देखते हुए लगा रहे हैं, sp2 कार्बन ही हम डबल प्लेनर मान के लगा रहे हैं, तो उस साइड से हम क्या लगा देंगे, प्लेनर से परपेंडिकुलर की एक्सिस लगा देंगे, कायरल एक्सिस। और आर एस तो हम सेम वेज डेस के रूल से निकालेंगे। सब प्लेनर वाले साइड पहले प्रायोरिटी देंगे 1 2, फिर परपेंडिकुलर साइड, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम वेज डेस रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर हम बाईफिनाइल्स के निकालना चाहें तो इससे भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और यहाँ पर भी वेज डेस मस्ट दर्शाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम बाईफिनाइल्स को जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप जुड़ते हैं, जिसके कारण इसमें स्टेरिक रिपल्सन होता है और ये एक दूसरे के अपोजिट साइड चले जाते हैं, मतलब प्लेनर और परपेंडिकुलर में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर परपेंडिकुलर जाने के बाद इनके क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, फिर से घूम के दूसरी साइड घूम जाना पॉसिबल नहीं होता है सिंगल बॉन्ड के अलावा। ट्रू एंड फ्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक साइड CH3 और NO2 जुड़ा हुआ है, एक साइड के में CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड NO2 जुड़ा हुआ है, और नीचे साइड वैसे NO2 एक साइड और दूसरे साइड CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये NO2 अगर राइट साइड घूम गया तो फिर से ये घूम के लेफ्ट साइड वाले फेज में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको CH3 जो बीच में आएगा वो NO2 परपेंडिकुलर चला जा चुका है। अब वो फिर से अगर प्लेनर होकर इस साइड लेफ्ट साइड अगर आना चाहेगा तो उसको आने नहीं देगा, वो CH3 बीच में रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको रुकावट पैदा करेगा, मतलब कि ये एक ही कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। मतलब अगर ये आ रहा है तो R में चला जाएगा और अगर S आया तो S में आके रुक जाएगा, ये फिर से अपने को R से S, S से R में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। और इसके कारण ये लोग क्या ऐसे इसके कारण क्या बन जाएंगे, इनएंशियोमर बन जाएंगे इसके। और ऐसा इनएंशियोमरिज्म जो जनरेट होता है, ऐसा आइसोमेरिज्म जो जनरेट होता है सिंगल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, उसे एलोट्रोप आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम RS कैसे निकालते हैं इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे कि वेज डेस जो इधर रहेगा और एक क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा। तो प्लेनर साइड से हम लगाएंगे क्या, कायरल एक्सिस लगाएंगे और कायरल एक्सिस के ऑर्थो पोजीशन को हम नंबरिंग करेंगे 1 और 2, जो मोस्ट प्रायोरिटी में रहेगा उसको 1 और जो लेस्ट प्रायोरिटी में रहेगा उसको 2। वैसे ही दूसरे भी जो परपेंडिकुलर है उसके हम 3 और 4 देंगे, और 1 2 3 में जो रोटेशन आएगा वेज डेस के अकॉर्डिंग, अगर 4 वेज में है तो साइक्लिक आ रहा है तो वो S हो जाएगा, अगर 4 डैश में रहता तो मतलब कि क्लॉकवाइज आता तो वो R रहता। अगर ऑर्थो पोजीशन से हमको अगर वेज डेस मतलब कि नंबरिंग डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो हम इसको फर्दर पैरा पोजीशन और CIP रूल के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेंगे।
चैपी बोलता है कि अगर फर्स्ट पोजीशन से पता नहीं चले तो दूसरी पोजीशन पे आप फर्दर जाएं। अब हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा ट्रू और फ्लो रोटेशन देगा, कौन सा नहीं देगा। लेकिन सबसे पहली बात, आर एस डिसाइड करने ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और वेज डैश मेंशन रहना चाहिए। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। वन साइड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, जैसे सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और सेकेंड साइड एच अटैच रहना चाहिए, जो कि हेट्रो एटम से अटैच रहना चाहिए, तब जाके वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाता है। ये इससे रिलेटेड नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे। अगर हम बाईफिनाइल बनाए हैं और बाईफिनाइल के बाजू में, दोनों फिनाइल के बाजू में और एक फिनाइल जुड़ा हुआ है और मेन जो फिनाइल आपस में जुड़े हुए हैं उसमें एक रिंग को वेज डैश दर्शाया गया है, उसके बाजू में किसी जिसमें वेज डैश दर्शाया नहीं गया है उस रिंग वाले फेनिल्स के बाजू वाले रिंग को अगर वेज डैश से दर्शाया गया है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, और जो आपस में जुड़े हुए हैं फेनिल उसी के वेज डैश को अकॉर्डिंग हम इसका नंबरिंग करेंगे। अब एडमेंटन का देखते हैं कि उसका आर एस रिप्रेजेंटेशन कायरल एक्सिस के अलोंग कैसे करते हैं। क्योंकि जानते हैं कि एडमेंटन क्या होता है, उसमें भी टर्मिनल पाए जाते हैं लास्ट में, और हम देखते हैं कि इसमें भी आगे बढ़ते जाने पर क्या होता है कि कॉमन कार्बन आते जाते हैं। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाएंगे तो लास्ट तक कॉमन कार्बन आएगा, तो इससे हम किसी को भी प्रायोरिटी दे नहीं पाएंगे। तो ये दोनों टर्मिनल कभी भी कायरल सेंटर नहीं होगा, तो कायरल सेंटर के अलोंग इसको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसीलिए हो रहा है, हम जितने भी कायरल एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें हम कायरल सेंटर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और हमने इसको नए तरीके से मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव डिसाइड भी किया है, तो इसलिए हम इसको आर एस भी एक अन्य नए तरीके से कायरल एक्सिस के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कार्बन तो आ गया है, और इसीलिए हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आता है। लेकिन एडमेंटन जब कायरल होता है, मतलब इसमें जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, तो उसकी एक साइड अगर टर्मिनल प्लेनर है तो दूसरे साइड का टर्मिनल वेज डैश में होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए एडमेंटन को और उसमें वेज डैश मेंटेन दिखाया हुआ होना चाहिए, तभी जाके उसका क्या निकाल पाएंगे हम आर एस। और उसको दोनों के लास्ट टर्मिनल पे होना चाहिए, कहीं और पर भी दिखा दिया है आर एस तो नहीं इसका निकाल सकते हम। यहाँ पर क्या हो रहा है, कायरल सेंटर पे जो कायरल सेंटर जो टर्मिनल पे है, सेंटर तो नहीं है, तो उसमें थ्री टाइप के वैलेंसी है। जैसे ऐसा ही है, हर एक ऐसा हो रहा है, हर एक जिसका निकाल रहे हैं हम कायरल एक्सिस से उसमें थ्री टाइप के वैलेंसी रहते हैं। हम दूसरे जो टर्मिनल है उसको उसका दो अलग वैलेंसी मानकर उसको कायरल एक्सिस से निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको जो प्लेनर साइड से हम एक एक्सेस पास करेंगे और प्लेनर साइड को 1 2 नाम दे देंगे, और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और जो वेज डैश होगा उसको 3 4 दे देंगे, और इसमें जो फिर वेज डैश रूल लगाएंगे साइक्लिक होगा तो आर अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश में है तो ऐसे ही सब कुछ इसमें देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कायरल प्लेन से किसका किसका निकाला जाता है। अब कायरल सेंटर हो गया, कायरल एक्सिस हो गया, हम कायरल प्लेन की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको एल्किन्स को निकाला जाता है जिसमें ट्रांस ओनली होता चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, वैसे एल्किन्स को निकाला जाता है इसमें। और दूसरा होता है अनसा कंपाउंड, तीसरा होता है साइक्लोपेराफिन्स को निकाला जाता है इसमें। अगर साइक्लोपेराफिन्स या पैरासाइक्लोफिन्स की बात करें तो ये आपस में दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक प्लेनर ना होकर के पैरेलल आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें से क्या होता है कि इसमें इनका वेज डैश तो दिखाया हुआ रहता है, लेकिन हमको यहाँ पर वेज डैश नहीं चाहिए, बस ये होना चाहिए कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट ना हो, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो, तब उसमें आर एस दिखा सकते हैं। जनरली अगर सब्स्टिट्यूएंट ना जुड़ा हो तो साइक्लोपेराफिन्स क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कंटेन करते हैं। इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि जिस फेनिल रिंग में अगर साइक्लोपेराफिन्स तो क्या होता है हमको पता है, पहले हमने स्टडी किया है, तो अब साइक्लोपेराफिन्स में जिस फेनिल रिंग में सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो वहीं से हम इसको मेन रिंग मान करके यहीं से हम चालू करेंगे इसका नंबरिंग और सब कुछ, जिससे नेमिंग यहाँ से चालू हो जाएगा, आर एस का डेफिनेशन यहाँ से चालू करेंगे। जिस रिंग में आर एस जुड़ा हुआ है वो रिंग प्लेनर मानेंगे और उस रिंग से जुड़े हुए CH2 को प्लेनर माना जाएगा, और इससे नॉन प्लेनर CH2 को माना जाएगा। मतलब जिस फेनिल को हमने माना है प्लेनर उसके CH2 को प्लेनर माना जाएगा और उससे जुड़े हुए CH2 को नॉन प्लेनर माना जाएगा, जिसको पायलट एटम भी कहा जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट वाले फेनिल रिंग से जो पायलट एटम की दूरी, मतलब कि यहाँ पर दो नॉन प्लेनर CH2 रहेंगे,
अब जिस CH2 का दूरी उस सब्स्टिट्यूएंट से पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पायलट एटम बोलेंगे। तो जैसे कि हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला CH2 पास है, वो थर्ड नंबर पर उसका सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है, जबकि अगर राइट हैंड साइड वाले CH2 नॉन प्लेयर को लें तो वो फोर्थ नंबर वाला आएगा, फोर्थ नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो हम इस CH2 जो पायलट है वहाँ से छोड़कर प्लेनर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट के मिलने तक हम उसको लिखेंगे। अब देखेंगे कि इसका जो 1 2 3 है उसका रोटेशन कैसा है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसको R बोल देंगे। अगर वहीं पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट हम अभी वेज में जुड़ा हुआ है और हम इसे क्लॉकवाइज निकाले हैं, वैसे ही अगर वो डैश में चला जाता तो वो इसका 1 2 3 का क्या हो जाता, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ जाता, और एंटी क्लॉकवाइज आने के कारण उसको हम S बोलते। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा, उससे हम उसको मेन प्लेनर रिंग को पहचानेंगे और उसके आगे RS नंबरिंग करेंगे। ऐसा ही अंसा कंपाउंड के लिए करते हैं। अंसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव 8 नंबर या 8 से कम वाले क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन 9 या 9 से ज़्यादा वाले ऑप्टिकली या एक्टिव नहीं होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, एकायरल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको इसके N से कभी भी मतलब नहीं रहेगा। अगर अंसा कंपाउंड है तो अंसा कंपाउंड से जुड़े हुए ऑक्सीजन प्लेनर रहेंगे और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CH2 नॉन प्लेनर रहेगा। इसका फेन लिंक प्लेनर, उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन प्लेनर, उससे जुड़े हुए CH2 नॉन प्लेनर। उस CH2 को पायलट CH2 कहेंगे या पायलट एटम कहेंगे, जिसका उस फेन लिंक से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट से दूरी कम होगा, और उसी के अकॉर्डिंग उस CH2 के बाद से 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। अगर वो नंबरिंग क्लॉकवाइज आता है तो R और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो S। और हमको जानते हैं कि अंसा कंपाउंड अगर विदाउट सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं आता है। बाइफिनांस में तो हम जानते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर हो तो कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करेंगे। ये बाइफिनांस वाला कॉन्सेप्ट हमने फिर से रिटर्न स्टडी करने के लिए हमने या रिमेंबर करने के लिए स्टडी किया है। अंसा कंपाउंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब हमने साइक्लोपेराफिन्स और अंसा कंपाउंड देख लिया। अब लास्ट देखते हैं कायरल प्लेन का ट्रांससाइक्लिक एल्कीन। अगर इसमें RS जो दिखाना है वो सिस फॉर्म में नहीं दिखा पाएंगे, ओनली ट्रांससाइक्लिक एल्कीन्स में दिखा पाएंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 या 8 से ज़्यादा हो। इससे पहले सब प्लेनर रहते हैं, तो इसलिए इसको 8 से 8 से ज़्यादा होने पर ये प्लेनर नहीं रहेंगे। तो ये ट्रांस एल्कीन एट मेंबर का क्या करता है कि अपने जो एल्कीन्स हैं उनको 2 और 3 नंबर देता है, और अपने से जुड़े हुए जो CH2 मॉलिक्यूल है उसको क्या देगा, जो फॉर्म बनाया है उसने डबल डम्बल शेप टाइप का जो फॉर्म बनाया है उसमें से अपने को क्या मानता है वो प्लेनर मारता है। ये sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन से निकला हुआ जो CH2 या CH3 मॉलिक्यूल होगा वो प्लेनर ही रहेगा। तो इसके दोनों साइड जो दोनों मॉलिक्यूल निकलते हैं वो प्लेनर निकलते हैं। उसके बाद उनमें क्या हो जाता है, अगर डबल बॉन्ड ऊपर है तो इसको हम वेज में मान सकते हैं। एक तरीके से अगर ये ऊपर है और सिंगल बॉन्ड नीचे से पास हो रहा है तो नीचे वाला सिंगल बॉन्ड होने के कारण उसको हम डैश में शो करते हैं। डबल बॉन्ड को हम वेज में शो करना जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड को ओनली ऐसे डबल बॉन्ड शो करेंगे, और नीचे से अगर सिंगल बॉन्ड पास हो रहा है तो उसको हम डैश से शो करेंगे। अब क्या होगा कि ये 8 नंबर ऑफ कार्बन का ट्रांस साइक्लिक एल्कीन्स है, तो ये दोनों साइड बराबर होगा, मतलब कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। अब क्या लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबरिंग करके देखते हैं तो क्या होता है कि हम इसमें जो पहला निकला हुआ है डबल बॉन्ड से कार्बन वो तो प्लेनर होगा, उसके बाद के कार्बन को हम पायलट एटम मान लेंगे। हम अभी लेफ्ट हैंड साइड से बात करें, राइट हैंड साइड से बात करें तो उसके भी वही होगा। तो जो पायलट एटम होगा उससे हम बात करेंगे, और उससे जो प्लेनर एटम है उस कार्बन से हम 1 2 3 का डबल बॉन्ड की ओर नंबरिंग करेंगे। और अगर ये नंबरिंग क्लॉक वाइज दिखाता है रोटेशन, तो ये क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। सॉरी, ये R नहीं कहलाएगा। अगर डैश जो है पीछे रहता है, डबल बॉन्ड के नीचे रहता है, तो इसमें अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो इसे S कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड डैश में है, अब बैक साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, तो इसमें अगर रोटेशन क्लॉकवाइज आता है तो इसे S, और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो R कहते हैं। अगर इसके साइड में अगर प्लेन पास किया जाए, मिरर रखा जाए, तो अगर इसका हम देखें मिरर इमेज तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे और उसमें भी सेम वे में हम इसका क्या निकालेंगे, RS निकालेंगे। तो अगर साइड में हम रखेंगे क्या कोड,
तो डबल बॉन्ड जो है अपर साइड ही रहेगा मिरर इमेज में भी, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आया मिरर इमेज का तो एस, और एंटी क्लॉकवाइज आया तो आर। लेकिन जनरली क्या होता है, ये एक प्लेन अगर हम बाजू में लगा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि इनके इनेंशियोमर होते हैं, ये इनेंशियोमर होते हैं, मतलब कि मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड अपर साइड चढ़ता हुआ रहेगा तो एक डबल बॉन्ड नीचे साइड उतरता हुआ रहेगा, तो हम इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो ये इनेंशियोमर फॉर्म करते हैं। अगर इसमें फ्रंट से हम एक प्लेन या मिरर लगाएं और इसको चेक करें तो क्या होगा, जैसे हम दोनों अंगूठे के बीच में अगर एक मतलब हथेली के अंगूठे के आजू बाजू रख कर एक इसको मिरर इमेज मान लें, तो क्या होता है कि अंगूठा जो है हमारे साइड था वो अब मिरर इमेज में हमसे दूसरे साइड दिखेगा। ऐसे ही होता है यहाँ पर, डबल बॉन्ड जो हमारे साइड था वो डबल बॉन्ड अब पीछे चला जाता है और सिंगल बॉन्ड हमको वेज में दिखता है। सिंगल बॉन्ड अगर ऊपर है तो हम इसको वेज दर्शा देते हैं। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर रोटेशन क्लॉकवाइज अब आ गया तो इसको आर से दर्शाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज आया तो उसको एस से दर्शाएंगे। अब हम लास्ट देखते हैं कायरलिटी का, हेलिकल कायरलिटी, जिसको आर एस और पी एम से दर्शाते हैं। आर हो या एम हो, दोनों को हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि राउंड वर्ड से आता है, अगर कहीं पर एम है तो वहाँ पर आर होगा, ऐसे समझ सकते हैं, और कहीं पर पी है तो एस होगा। हेलिकल कायरलिटी के लिए मॉलिक्यूल दिया होगा, रिंग आपस में जुड़े होंगे, उसमें एक वेज दिया होगा जिसको हम अप मान लेते हैं। उस वेज से हम एक रोटेशन करेंगे डाउन के साइड, बॉटम के साइड। तो उस रोटेशन में ये रोटेशन क्यों हो पा रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वो अप होगा और एक डाउन होगा। अप इसलिए होगा क्योंकि ये एच एटम के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण एक रिंग जो है ऊपर चला जाता है और दूसरा रिंग नीचे आ जाता है। जो ऊपर चला जाता है वहीं से हम एक साइक्लिक रोटेशन करेंगे। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज आता है तो ये इसको प्लस पी कहेंगे, जिसे एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आता है तो इसको माइनस एम या आर कहेंगे। पी से फुल फॉर्म प्लस होता है और एम का फुल फॉर्म माइनस होता है। पी को एस से दर्शाते हैं और माइनस को आर से दर्शाते हैं यहाँ हेलिकल कायरलिटी में। ऐसा क्वेश्चन पी एम पूछ चुका है नीट में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे, इस लेक्चर में उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे के रिकॉर्डिंग में इसको कवर करेंगे, इसको जिसमें हम कन्वर्जन्स का स्टडी करेंगे।